नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो में हम मिशन प्रेरणा प्रश्नोत्तरी के अंतर्गत आधारशिला मॉड्यूल के भाग 2 पर आधारित प्रश्नोत्तरी को हल करेंगे। आज की इस वीडियो में मैं जो भी प्रश्न होगा उसके जो ऑप्शन होंगे उनका मैं आपको रीजन बताऊंगा कि ये आंसर हमारा क्यों सही है। तो चलिए शुरू करते हैं मिशन प्रेरणा प्रश्नोत्तरी आधारशिला मॉड्यूल के भाग 2 पर आधारित। अब अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए तथा शेयर कीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षकों को फायदा हो सके। तो पहला प्रश्न है, भाषा सीखने का सही क्रम है, यानी बच्चे जब भाषा सीखते हैं तो उसका सही क्रम क्या है। तो जो बच्चे हैं जब वे भाषा सीखेंगे तो सबसे पहले वे लिसनिंग यानी कि सुनना सीखते हैं। आप उन्हें कहानी सुनाएंगे, कहानी बताएंगे, इस तरह से वे सुनना सीखते हैं। उसके बाद दूसरा स्टेप आता है स्पीकिंग, फिर वे कहानी को अपने शब्दों में कहते हैं। तो दूसरा स्टेप उसका स्पीकिंग होता है, यानी कि बोलना। तीसरा स्टेप होता है उनका रीडिंग, रीडिंग का मतलब पढ़ना, फिर वे पढ़ना सीख जाते हैं। और सबसे लास्ट में होता है राइटिंग, सबसे बाद में वे जो लिखना सीखते हैं। यानी कि भाषा सीखने का जो क्रम है लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, यानी कि सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये आपका क्रम होता है। तो आपका जो पहला आंसर है पहला ऑप्शन है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये आपका इसमें सही होगा। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, भाषाई कौशल के विकास के लिए कितने केंद्रित लर्निंग आउटकम्स हैं? 5, 6, 4 और 3। यानी कि भाषाई कौशल, बच्चों में भाषाई कौशल के विकास के लिए 4 केंद्रीय आउटकम्स विकसित किए गए हैं। आउटकम्स भाषा के 4 बुनियादी और वृहद शिक्षण क्षेत्रों या कौशलों का प्रतिनिधित्व करते हैं। नंबर 1 सुनना और बोलना, नंबर 2 पढ़ना और लिखना, नंबर 3 भाषा संरचना और व्याकरण, और नंबर 4 पे आता है आपका कल्पना और सृजनशीलता। तो इसलिए आपका 4 ऑप्शन इसमें सही होगा कि भाषाई कौशल के विकास के लिए 4 केंद्रित लर्निंग आउटकम्स हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अलग अलग शब्द विभिन्न ध्वनियों अलग अलग शब्द विभिन्न ध्वनियों और वर्णों को जोड़कर बनते हैं। इन ध्वनियों को पहचानना और वर्णों को जोड़ते हुए शब्दों के बोल पाना कहलाता है। ध्वनि समझ, ध्वनि जागरूकता, ध्वनि अभिव्यक्ति, उपरोक्त में से क्यों नहीं कोई नहीं। तो ध्वनि समझ का मतलब यानी बच्चा ध्वनि को पहचान रहा है, उसको समझ रहा है, तो वो तो ध्वनि हो गई। उसके बाद ध्वनि अभिव्यक्ति, यानी ध्वनि को वो बोल पा रहा है, तो वो ध्वनि अभिव्यक्ति होगी। लेकिन ध्वनि जागरूकता का मतलब क्या है? बच्चे को पता हो। ध्वनि जागरूकता से हमारा मतलब है ध्वनि पहचान या ध्वनि जागरूकता सुनकर यह समझ पाने की क्षमता है कि बोले जाने वाले वाक्य किन शब्दों और ध्वनियों के जोड़कर बने हैं। यानी ध्वनि जागरूकता से हमारा मतलब है कि बच्चा यह पहचान ले कि जो हम वाक्य बोल रहे हैं वो किन शब्दों और ध्वनियों को जोड़कर बने हैं। इस प्रकार अलग अलग शब्द विभिन्न ध्वनियों और वर्णों को जोड़कर बनते हैं। इन ध्वनियों को पहचानना और वर्णों से जोड़ते हुए शब्द के रूप में बोल पाना, यानी उसको शब्द के रूप में भी वो बोल पाए, इसे कहते हैं ध्वनि जागरूकता। तो आपका आंसर होगा इसमें, यानी कि अलग अलग शब्द विभिन्न ध्वनि और वर्णों को जोड़कर बनते हैं और इन ध्वनियों को पहचानना और वर्णों से जोड़ते हुए शब्द के रूप में बोल पाना, ये आपका कहलाता है ध्वनि जागरूकता। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, सामान्यतः बोलने यानी कि मौखिक अभिव्यक्ति जो करेगा बच्चा में कौन कौन से तत्व शामिल होते हैं? सुनने के लिए बातचीत, सुनी गई बातों पर अपनी प्रतिक्रिया देना, बातचीत के दोनों नए नए शब्दों का प्रयोग करना, उपरोक्त सही। तो जो मौखिक अभिव्यक्ति होता है उसके निम्न हो सकती है। मौखिक अभिव्यक्ति में सोचने के लिए बातचीत हो सकती है, अपने अवलोकन व दैनिक अनुभव साझा करना हो सकती है, सुनी गई बातों को अपनी शब्दों में व्यक्त करना, ये भी आपका मौखिक अभिव्यक्ति है। बातचीत के दौरान नए नए शब्दों का प्रयोग करना, ये भी हमारा मौखिक अभिव्यक्ति है। और सुनी गई बातों पर अपनी प्रतिक्रिया देना, ये भी हमारा
मौखिक अभिव्यक्ति है। तो इसका आंसर आपका होगा उपरोक्त सभी, यानी कि सोचने के लिए बातचीत भी मौखिक अभिव्यक्ति है, सुनी गई बातों पर अपनी प्रतिक्रिया भी मौखिक अभिव्यक्ति है, बातचीत के दौरान नए नए शब्दों का प्रयोग करना भी आपका मौखिक अभिव्यक्ति है। नेक्स्ट प्रश्न है, बच्चों से बातचीत के दौरान किस प्रकार के सवाल करने चाहिए? इसमें दे रखा है कल्पना आधारित सवाल करें, प्रक्रिया आधारित सवाल करें, या तर्क आधारित सवाल करें, या उपरोक्त सभी। तो जब हम बच्चों से बातचीत करते हैं तो हमें 4 प्रकार के सवालों का उपयोग करना चाहिए। पहले होते हैं सूची सवाल, जिसमें आप सूची बना लें। मान लीजिए आपने बच्चे से कह दिया कि बताओ तुमने सुबह उठकर क्या किया, तो बच्चे बताएगा मैं सुबह उठकर फ्रेश हुआ, उसके बाद मैं नहाया, मैंने ब्रश किया, उसके बाद, यानी कि काम की एक सूची बन जाती है। दूसरे होते हैं प्रक्रिया आधारित सवाल, यानी कि कोई इस तरह का सवाल जिससे कि प्रक्रिया, आप बच्चों से पूछ लो कि बताइए दूध से दही या मक्खन कैसे बनाया जाता है, तो उसमें बच्चे को सारी प्रक्रिया बतानी पड़ेगी। या चाय कैसे बनाई जाती है, तो उसमें सारी प्रक्रिया बताई जाएगी। तीसरा है आपका तर्क आधारित सवाल, यानी जब किसी चीज का तर्क दे बच्चा, यानी कि उसमें क्यों लग जाए, यानी ये क्यों होता है, सूरज क्यों छिपता है, तो उसमें तर्क लगा के जब सवाल का जवाब दे तो उन्हें कहते हैं तर्क आधारित सवाल। और एक होते हैं कल्पना आधारित सवाल, जब बच्चे को कल्पना करने के लिए आप दे दें, जैसे आप बच्चे को कह दें यदि आप गांव के प्रधान बन जाएं तो आप क्या करेंगे। तो इस तरह से बच्चों से 4 तरह के सवाल आपको करने चाहिए। तो इसका आंसर होगा आपका उपरोक्त सभी, क्योंकि हम बच्चों से बातचीत के दौरान कल्पना आधारित सवाल भी करते हैं, प्रक्रिया आधारित सवाल भी करते हैं, और तर्क आधारित सवाल भी हम करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, गतिविधि निर्माण प्रक्रिया का चरण नहीं है, यानी जो गतिविधि होती है उसके निर्माण के 4 चरण होते हैं। पहला चरण होता है अनुभव, यानी कि एक्सपीरियंस, यानी माहौल रचना, आगे के काम से जुड़ाव की परिस्थिति तैयार करना। इस क्रिया में रोचकता, चुनौती और सब की सहभागिता के गुण जरूरी हैं। पहला होता है ये चरण। दूसरा होता है चिंतन और विश्लेषण, यानी कि रिफ्लेक्शन, यानी रचे हुए अनुभव को और गहराई में ले जाना, चिंतन को आगे ले जाने वाले सवाल करना। तीसरा चरण होता है आपका अनुप्रयोग, यानी कि एप्लीकेशन, यानी स्वयं करने के मौके देना, यानी कि साथियों के साथ या मिलकर करना। और नेक्स्ट होता है समेटना और निष्कर्ष निकालना, यानी कंसोलिडेशन, पूरी प्रक्रिया को दोहराना और उसके बारे में सोचना, यानी कि जो हमारा चयनित लर्निंग आउटकम्स है उस पर पहुंचना। यहाँ बच्चों को यहाँ शिक्षक द्वारा स्पष्टीकरण की जरूरत होती है। तो गतिविधि निर्माण के 4 चरण होते हैं। ई यानी कि एक्सपीरियंस, दूसरा होता है आपका आर यानी कि रिफ्लेक्शन, वो इसमें नहीं दिया हुआ है। तीसरा होता है आपका एप्लीकेशन यानी कि अनुप्रयोग, और चौथा आता है आपका कंसोलिडेशन। तो आपका दूसरा चरण इसमें गायब है, इसकी जगह इन्होंने टी लिख रखा है, तो इस पे टी पे निशान लगा देंगे कि ये इसका चरण नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ण और ध्वनि से मिलकर बने किसी शब्द को प्रिंट से ध्वनि में बदलकर उच्चारण करने की क्षमता को कहते हैं। तो वर्ण और ध्वनि से मिलकर बने किसी शब्द को प्रिंट से ध्वनि में बदलकर उच्चारण करने की क्षमता को हम डिकोडिंग कह देंगे। तो इसमें डिकोडिंग पर आप निशान लगा देंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, बच्चों के लेखन विकास के स्तर में नहीं है। तो बच्चों का जो लेखन विकास होता है वो 4 स्तर में होता है। पहला स्तर होता है उभरता लेखन, यानी कि सबसे पहले बच्चा आड़ी तिरछी लकीर खींचेगा, उसको कहेंगे चित्र बनाते हैं, इसको कहते हैं उभरता लेखन। दूसरा होता है शुरुआती परंपरागत लेखन स्तर, यानी कि आप ब्लैक बोर्ड पर वर्ण लिख देंगे, अक्षर लिख देंगे छोटे छोटे, तो उनको शुरुआती परंपरागत लेखन में वो आ जाएगा। तीसरा चरण होता है, स्तर होता है मध्यवर्ती लेखन स्तर या संरचनाबद्ध लेखन स्तर, यानी कि वो ब्लैक बोर्ड से उतारने लगता है, अच्छी तरीके से उसे समझ आ जाती है, वर्तनी की लिंग काल क्रिया इनका सबका प्रयोग वो करने लगता है। और चौथा चरण होता है प्रवाहपूर्ण लेखन स्तर, यानी कि पूरी स्पीड से वो लिखना शुरू कर देता है, उसे लेखन के बुनियादी और संरचना दोनों प्रकार के कौशलों पर पकड़ बनाकर प्रवाहपूर्ण लेखन की शर्त होती है, वो प्रवाहपूर्ण लिखने लगता है। तो इसमें उभरता लेखन यानी कि पहला चरण हो गया, शुरुआती परंपरागत लेखन दूसरा हो गया, संरचनाबद्ध लेखन तीसरा होगा। ये अंतिम लेखन जो है इस पर आप निशान लगा देंगे, ये लेखन के स्तर में नहीं होता। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है,
भाषा संरचना और सृजनात्मक विकास के लिए कितने लर्निंग आउटकम्स निर्धारित किए गए हैं? तो भाषा संरचना और सृजनात्मक विकास के लिए एक एक केंद्रीय लर्निंग आउटकम्स निर्धारित किए गए हैं और इन केंद्रीय लर्निंग आउटकम्स के अंतर्गत उप आउटकम्स निहित होते हैं, इनके अंदर होते हैं उप आउटकम निहित। तो इसमें आप एक एक पर निशान लगा देंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय आउटकम्स के अंतर्गत होते हैं। तो जो केंद्रीय आउटकम्स होते हैं उसमें इन्होंने दिया है बाहरी आउटकम्स, नेस्टेड आउटकम्स, दोनों में से कोई नहीं, ऑप्शन 1। तो केंद्रीय आउटकम्स जहां तक मुझे पता है केंद्रीय आउटकम्स के अंदर छोटे छोटे आउटकम्स होते हैं, तो इसमें मेरे हिसाब से दोनों में से कोई नहीं आंसर आएगा, क्योंकि मैंने पढ़ा है भाषा शिक्षण के लिए कुछ लर्निंग आउटकम निर्धारित किए हैं जिनमें केंद्रीय लर्निंग आउटकम्स और नेस्टेड लर्निंग आउटकम्स जिसके अंतर्गत उप आउटकम्स होते हैं। यानी केंद्रीय लर्निंग आउटकम्स सीखने के व्यापक क्षेत्रों और कौशलों से जुड़े हैं। ये ऐसे आउटकम्स हैं जिनके अंतर्गत कई छोटे छोटे आउटकम्स सन्निहित होते हैं, लेकिन इसमें बाहरी आउटकम्स दिखा रखा है, तो बाहरी आउटकम्स तो इसमें नहीं होगा, नेस्टेड आउटकम्स भी नहीं होगा, दोनों भी नहीं होगा, तो इसमें से आपका फोर्थ आंसर आ जाएगा दोनों में से कोई नहीं। इस तरह से ये आपकी प्रश्नावली कंप्लीट हुई। अगर आप चाहते हैं कि आपको इसी तरह की प्रश्नावली मिलती रहे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ साथ बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा टीचर्स को फायदा हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।